जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था। कौन सा? भारत की अर्थव्यवस्था। ये भारत की अर्थव्यवस्था अगर पुराना पेपर देखें 2018 का, किसका? आपका 2018 का अगर पेपर देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था से लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने? 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, मतलब अगर पोस्ट लेने के लिए 6 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसा देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को लाइटली ना लीजिए। इसको लगभग हम लोग कोशिश में ये करूँगा कि आने वाले रविवार तक, अभी जो रविवार आ रहा है ना, रविवार तक इसको कंप्लीट करने का। और इसके बाद जियोग्राफी पढ़ेंगे। जियोग्राफी उठाने का था, लेकिन मैं बोला कि नहीं, पहले इकोनॉमिक्स से पढ़ते फिर जियोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है। और जो वीडियो पे नए हैं उनको बताता हूँ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का क्या है, आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का फ्री में आपको पूरे सिलेबस के हिसाब से आपको क्लास कराया जाता है। यहाँ पे वीडियो भी प्रोवाइड होता है, आपको पीडीएफ भी यहाँ पे दिया जाता है। वीडियो क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डेली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा पीडीएफ के लिए। या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या ये मेरा मोबाइल नंबर 7566199260 पे सेंड पीडीएफ करके मैसेज व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से लगभग दो दिनों तक, 2 से 3 दिनों तक मेरा वीडियो नहीं आया। कारण ये है कि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आप लोगों को शायद मैं व्हाट्सअप में बताया हूँ कि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण ना बना पाया। संडे को आपका जो टेस्ट डाला था, रियल बताऊँ मैं, एकदम स्थिति गंभीर था मेरा, पर भी मैं बोला, कमिटमेंट किया था कि टेस्ट होगा संडे को, इसलिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 क्वेश्चन का आपका क्या किया था, टेस्ट लिया था। इस बार नेक्स्ट संडे को क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। स्वास्थ्य ठीक हो गया, बहुत अच्छा हूँ, है ना। तो आप लोग अब रेगुलर क्लास होगा, डेली बेस क्लास अपना चलता रहेगा। तो आज पहला देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था को आप लोग लाइटली मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसा उलझुल क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ। जो पीएससी और आपका व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन, उनको लेके आया हूँ। ठीक। तो आपका पहला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? जो भारत की अर्थव्यवस्था उसकी प्रकृति क्या है? देखो, ऐसा देखा जाए तो विश्व में कहाँ पे ये क्या है, आपका पृथ्वी है। पृथ्वी में पूरा विश्व है। विश्व में आपके 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। एक विकसित अर्थव्यवस्था, एक है विकासशील अर्थव्यवस्था, एक है आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, और एक है अविकसित अर्थव्यवस्था। 4 प्रकार की व्यवस्था, 4 प्रकार का डिफिनेशन अलग अलग है। लेकिन हमको पीएचडी नहीं करना है, हमको अपने भारत के पर्पज से देखना कि कौन सी अर्थव्यवस्था क्या है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था का कहने का मतलब, भारत अभी विकसित हो रहा है। देखा जाए तो अभी क्या विकसित हो रहा है? अभी देखा जाए तो भारत जो विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। कितनी बड़ी? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका पीडीएफ मैं आपको शाम को दे दूंगा या कल सुबह, और इसका आंसर के पीछे में रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है क्या? इसकी विशेषता नहीं है पूछा है। इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये हो सकता है भारतीय। हमको मान लो क्वेश्चन नहीं पता। अब देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़े हैं भाई। एक बाउंस की तरह है, बाउंस गेंद फेंका गया, अब इसको हटाना कैसे, देखते हैं। न्यून प्रति व्यक्ति आय हो सकता है। सेकेंड क्या है? सकल घरेलू उत्पाद के न्यून वृद्धि दर। क्या बोला? सकल घरेलू उत्पाद के न्यून वृद्धि दर। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? GDP। ये GDP का क्या बोल रहा है? उत्पाद के न्यून वृद्धि दर। तो GDP का न्यून मतलब कम होना, क्या बोल रहा है? कम वृद्धि दर। तो ये थोड़ा डाउट में है, इसको देखेंगे। ठीक है, डाउट में। कुछ लोगों के हाथों में धन का विकेंद्रीकरण। कुछ लोगों के हाथ में धन का विकेंद्रीकरण, क्या बोल रहा है? धन का विकेंद्रीकरण। ये भी थोड़ा सा डाउट में, इसको भी देखेंगे। उच्च निर्भरता अनुपात, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए ये सही है। अब हमको दोनों में डाउट है। ठीक है, क्या है? दोनों में डाउट है, इसी को देखेंगे। देखो, अब यहाँ पे मैं अभी बताया भारत की अर्थव्यवस्था अभी तक विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था?
पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। तो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था में तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो न्यून नहीं होगा। अगर पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था तो उसका उत्पाद जो है अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। इस पर्पज से देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है। तो विशेषता नहीं है, इसकी विशेषता यही नहीं है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है इसलिए। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी से बाहुबली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। अब देखो, ये द्वितीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के टोटल कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। एक होता है आपका, 2 मिनट, एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। इसको आपने नोट डाउन करना ना, मैं बताया नहीं हूँ, यहाँ पे बता दिया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूँ, उलझुल क्वेश्चन नहीं बताऊँगा। नहीं तो आप लोग छत्तीसगढ़ का पूरा क्लास पढ़ा दिया हूँ मैं। जो नए हैं वो एक बार जाके देखिए कि कैसे पढ़ाया हूँ, है ना। ऑब्जेक्टिव पढ़ाया, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी बताया हूँ मैं आपको। तो तृतीयक क्षेत्र, है ना जी, तृतीयक 3 क्षेत्र बताए। एक है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ज़्यादा कुछ नहीं, उंगली को करो 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा। ठीक, पहले में क्या देखो, पहले में पहला जो पहला क्षेत्र है, पहला क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? इसमें कृषि, ठीक, कृषि शामिल है, वन शामिल है, उसी को वनिकी बोलते हैं, है ना। पशुपालन शामिल है, इसको थोड़ा सा बताऊंगा और अच्छे से समझते जाओ। पशुपालन है, आपका मत्स्य पालन है, क्या है? आपका मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, कुकरी पालन है, ये सब आ जाता है। मेन इम्पोर्टेंट है खनन और उत्खनन। क्या है आपका? खनन व उत्खनन। क्या है? खनन और उत्खनन। ये किस में आता है? उत्खनन। ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है, इसको याद रखेंगे। किसको? खनन उत्खनन को। ये खनन उत्खनन किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र का फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट है। देखो, प्राथमिक क्षेत्र उसे बोला जाता है, कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र जिसमें आपका कृषि से संबंधित जितने कार्य होते हैं, जैसे कृषि से कृषि होता है, पशुपालन होता है, उसी में वन भी आ जाता है, किसी में भी वन आ जाता है, मत्स्य पालन आ जाता है, मुर्गी पालन आ जाता है ना। अब सुअर पालन, ये सब किस में आते हैं? कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित होते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में ये सब चीज़ों को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। लेकिन खनन उत्खनन भी शामिल होता है, याद रखना, खनन उत्खनन भी शामिल होता है। किसमें? ये भारत की अर्थव्यवस्था में देखा जाए ना, किसमें? भारत की अर्थव्यवस्था में देखा जाए। मैं छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था बताया था तो वहाँ पे आपको कुछ बताया हूँ, आपको याद नहीं होगा तो वहाँ पे देखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन शामिल होगा। ठीक, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में उसमें पूरे जो निर्माण करते हैं, जैसे कि हम उद्योग में निर्माण करते हैं, ठीक है, निर्माण है, ठीक, विनिर्माण है, गैस है, आपूर्ति, ये सब आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जहां हम लोग सेवा देते हैं, जैसे सेवा कहाँ देते हैं? व्यापार में देते हैं। अब सर बोलोगे व्यापार कैसे सेवा हुआ? अब मान लो व्यापार, किराना दुकान ले लेते हैं। किराना दुकान क्या है? एक बिजनेस है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? अपने कस्टमर को सेवा दे रहे हैं। वो हमको पैसा तो दे रहा है, लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं जी? सेवा। तो तृतीयक क्षेत्र में कौन सा आ जाते हैं? जितने सेवा करने वाले हैं। एक फंडा याद रखना, जितने सेवा करने वाले, जैसे कि व्यापार हो गया, परिवहन। अब परिवहन कैसे हुआ? परिवहन में आपका जो गाड़ी भाड़ा किराया लेते हैं, उसमें भी तो सेवा दे रहे हैं। बस में जा रहे हैं, 10 लाख का बस है, वही 10 लाख के बस में आपको 80 रुपये के टिकट में 10 लाख के बस में बैठने को मिल रहा है। सेवा दे रहे हैं, कहने का मतलब वहाँ भी सेवा दे रहे हैं परिवहन में, है ना। संचार में आप कैसे सेवा दे रहे हैं? अब हमारा मोबाइल है, मोबाइल में हमको सेवा मिल रहा है ना, भले हम उसको पैसा दे रहे हैं लेकिन सेवा तो मिल रहा है। ठीक, उसी की तरीके से आपका बैंकिंग देखिए, बैंकिंग में भी हमको क्या मिलता है? सेवा मिलता है। ये सब किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। एक बार रिपीट करता हूँ, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वे क्षेत्र आएंगे कृषि से संबंधित आएंगे। द्वितीयक क्षेत्र में जो निर्माण से संबंधित है, उद्योग है, निर्माण है, विनिर्माण है, ये आते हैं। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में आपका व्यापार, परिवहन, संचार, ये क्षेत्र आते हैं। कुल मिला के इतना पढ़ने में आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें जो आपका कौन सा बताया मैं, ये प्राथमिक क्षेत्र में जो खनन उत्खनन है वो शामिल होता है, इतना याद रखना। खनन उत्खनन, खनन उत्खनन
किस में शामिल होता है? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है। खनन मतलब जैसे हम खनते हैं, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? खनना। तो खनते किस में है जी? जब हमको खेती करना रहता है, बाड़ी करना रहता है, या पशुपालन, मत्स्य पालन में भी तालाब को खनते हैं। तो इससे याद रखना, खनना मतलब क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि में आ गया। ये अपने दिमाग में रिलेटेड करके रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो खनन उत्खनन किस क्षेत्र में शामिल है? आपका प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत में वर्ष 2016, 17, 18 को हटा देना। 17, 18 नहीं, ये आपका 24, 25 लिखेंगे ना। यहाँ पे मैं टाइप PDF भेजूंगा तो वहाँ पे टाइप कर दूंगा 24, 25 के लिए स्थिर कीमतों पर विशुद्ध प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई है। मतलब प्रति व्यक्ति आय साल में, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ तो साल में मैं कितना रुपए कमाता हूँ, ये डिफाइन किया है। कब? 2024-25 के अनुसार से पूछ सकता है ना। 24-25 के अनुसार से प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से आपको लेना है। 4 में से जो ये है, 1, 47, 3, 61, ऐसा याद रखेंगे। बाकी 1,47,361 तोते की तरह नहीं रटना है, आपको ऐसा याद रखना है 1,47,361। एक बार रिपीट कीजिए, अब भी याद होगा। 1,47,361, 1,47,361, 1,47,361। रिपीट कीजिए, 1,47,361, 1,47,361। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति है। किसका? छत्तीसगढ़ का। हमको पूछा है भारत का, तो भारत का प्रति व्यक्ति क्या है? 1,85,854। क्या है? 1,85,854। रिपीट कीजिए, 1,85,854, 1,85,854। छत्तीसगढ़ का है 1,47,361, 1,47,361। देखो अभी रिसेंटली मुश्किल से 8:30 हुआ है ना, 9 बजे वीडियो अपलोड करूँगा। अब बाहर का कोलाहल आ रहा होगा, यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ, PG में। ये बाकी पलटन पार्टी ना आवाज़ कर रहे होंगे, उनका आवाज़ आ रहा होगा, उसके लिए खेद है, ठीक है। तो आपका छत्तीसगढ़ का 1,47,361, छत्तीसगढ़ का 1,47,361। भारत का है 1,85,854, 1,85,854। ऐसे याद करोगे, नहीं भूलोगे। रिपीट करो, 1,47,361, 1,47,361। भारत का 1,85, भारत का 1,85। सब डाटा याद नहीं करोगे तो भी अगर 1,47 याद करोगे और 150 रुपये ऐसे याद कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में रोजी कितना देता है जी? 147 रुपये। चलने के लिए जो रोजी चल रहा है नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 147 रुपये रोजी देता है छत्तीसगढ़ में। हम भारत में रहते हैं, तो भारत में मतलब जो कमाने खाने जाते हैं ना, कमाने खाने गांव के लोग नहीं जाते हैं, पूना जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, उनको कितना देता है? 185 रुपये। उनको कितना देता है? 185। ऐसा याद रख सकते हैं। ये याद रखोगे, बाकी डाटा याद हो जाएगा। क्योंकि पुलिस भर्ती में इतना लंबा डाटा नहीं देगा, ये PSC का पेपर नहीं है, इतना ही देगा। अगर देगा तो प्रति व्यक्ति आय पूछेगा। तो 1,47, 1,85। छत्तीसगढ़ में कितना रोजी देता है? 147 रुपये। पूना लखनऊ जाएंगे, बाहर जाएंगे तो 185 रुपये, ठीक, कमाने खाने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। भारत के पर्पस से पूछा है तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन। मानव विकास रिपोर्ट किन संकेतों का संयोजक करके विकास का मापक करती है? किन संकेतों का संयोजक करके विकास का मापक करती है, ये बताना है, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जो मानव विकास रिपोर्ट है, इसको बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट, या इसी को मानव विकास सूचकांक HDI। जो मानव विकास सूचकांक है, प्रति वर्ष जारी किया जाता है। देखो ये जो क्या है आपका मानव विकास सूचकांक है ना, प्रति वर्ष कौन जारी करता है? आपका UN, ये है UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी करता है। कि इनके द्वारा UNDP के द्वारा जारी करता है। इसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा पूछा नहीं गया है, अपने को मोटा मोटा याद रखना है, 1990। कब? 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने शुरुआत की थी ये पूछता है ना, किसने शुरुआत की थी? आपका पाकिस्तान के, कौन है आपका? पाकिस्तान के महबूब उल हक
ठीक, महबूब उल हक ये पूछता है कि जो मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। शुरुआत 1990 में। किसने की थी? महबूब उल हक। महबूब देखो, महबूब नहीं होता है जी, महबूब मतलब आशिक, आशिकी, गर्लफ्रेंड हमारी, जिनकी गर्लफ्रेंड है तो वो उसको बोलते हैं महबूब बोलते हैं। किसमें? उर्दू में महबूब बोलते हैं। तो महबूब वो जो गर्लफ्रेंड होती है उसके हमको उसके ऊपर क्या होता है? हक होता है ना गर्लफ्रेंड के ऊपर। बोलते हैं आपके ऊपर हमारा हक है, ऐसा सोच लो, होता है कि नहीं होता आप लोग जानो। तो जो महबूब होता है, जो हमारी गर्लफ्रेंड होती है उसके ऊपर क्या होती है? हक होता है। बस याद रखना, महबूब के ऊपर हक होता है। तो ये जो महबूब है हमारी गर्लफ्रेंड है, इसने क्या जारी किया है? मानव विकास सूचकांक जारी किया है। क्या सूचकांक जारी किया है? HDI बोलते हैं इसी को। मानव विकास सूचकांक किसने जारी किया है? महबूब हक ने जारी किया है। किसने? महबूब ने जारी किया। महबूब मतलब गर्लफ्रेंड ने जारी किया। अपने हिसाब से इसको याद रख लो। ठीक, तो इसके 3, देखो शायद मेरा आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रहा होगा। शादी पर ब्याह में 2 दिन 2 रात जगना हो गया। एक दोस्त की शादी था, रात में जगना हो गया, बहुत खास दोस्त है। दूसरा उसकी बहन की शादी था तो जगना हो गया, तो थोड़ा गला बैठा बैठा होगा। स्वास्थ्य से अभी उठा हूँ मैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना। तो क्या है, इनके 3 संकेत बताए गए हैं। किसके? इसके 3 संकेत हैं। पहला बताया गया है जीवन, जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है उनके 3 संकेत हैं। जीवन प्रत्याशा, क्या है आपका? जीवन प्रत्याशा पहला। दूसरा क्या बताया गया है? शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के औसत वर्ष। और तीसरा बताया है आपका प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, PCI बोलते हैं ना, पर कैपिटल इनकम। ठीक है, पर कैपिटल इनकम ये मानव विकास रिपोर्ट के बारे में बताते हैं ये 3 संकेत। तो 3 संकेत कहाँ मिल रहे हैं? देखो, जीवन प्रत्याशा कहीं है, शिक्षा देखो, शिक्षा सब जगह है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये ऑप्शन कट गया। प्रति व्यक्ति आय, देखो प्रति व्यक्ति आय किस में है जी? कहीं पे है क्या? प्रति व्यक्ति आय कहीं पे है, देखो प्रति व्यक्ति आय कहीं पे है क्या? ये देखिए, आपके प्रति व्यक्ति आय नहीं दिख रहा है। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा कहीं पे दिख रहा है क्या? जीवन प्रत्याशा आपका दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसके 3 संकेत में आपका देखो, शिक्षा दिख रहा है, जीवन प्रत्याशा तो दिख रहा है ना जी, जीवन प्रत्याशा है, जीवन स्तर, ठीक है, और स्वास्थ्य में क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय शामिल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से आस्की 2। देखें आस्की 2 मूवी, आस्की 1 भी अच्छा है, अभी के जनरेशन के हिसाब से आस्की 2 भी अच्छा है। कभी कभी ऐसी मूवी देखना चाहिए। आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत में कितने उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त कर दिए गए? देखो लाइसेंस, देखो कई ऐसे क्षेत्र हैं, टोटल क्षेत्र 5 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र आपके? 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत में लाइसेंस में काम चलता है। लाइसेंस मतलब जैसे कि हम कपड़ा दुकान खोलें, उसके लिए लाइसेंस लगता है क्या? नहीं लगता। किराना दुकान खोले, लाइसेंस लगता है क्या? नहीं लगता। लेकिन पेट्रोल पंप खोले, उसके लिए लाइसेंस लगता है ना जी। ठीक, अगर जो सिगरेट फैक्ट्री खोलते हैं, सिगरेट पीने में नहीं है लाइसेंस, सिगरेट फैक्ट्री खोलते हैं उसके लिए लाइसेंस लगता है। इलेक्ट्रॉनिक एवं उपकरण सामग्री है उसके लिए लाइसेंस लगता है। जो औद्योगिक विस्फोटक सामान है उसके लिए लाइसेंस लगता है। जो आपका खरपतवार है, कृषि केंद्र है, उसके लिए लाइसेंस लगता है। ऐसे 5 क्षेत्र जो भारत में अनिवार्य कर दिए लाइसेंस का। तो सबसे पहले देखिए कृषि क्षेत्र, इसी को क्या बोलते हैं? खतरनाक रसायन, ठीक है। इसको उसी भाषा में लिखता हूँ मैं जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम समझने के लिए याद रख सकते हैं। कृषि क्षेत्र जैसे कि कृषि केंद्र, वहाँ पे जैसे कि इसको लिखेंगे खतरनाक रसायन, खतरनाक रसायन एक। दूसरा एल्कोहल, भाई भट्टी जाते हैं, है ना, भट्टी जाते हैं ना जी, चलो तो भट्टी जाते हैं, नहीं बोलता यार है ना, क्योंकि टीचिंग लाइन है। एल्कोहल और पेय पदार्थ भट्टी में होता है लाइसेंस, ठीक है। अब सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू, है ना, इन पे लाइसेंस लगता है। तंबाकू और सिगरेट यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरण, इसको लिख लेना, बोल रहा हूँ उसको लिखते जाना है ना, रक्षा उपकरण। और उसके बाद है आपका औद्योगिक विस्फोटक।
औद्योगिक विस्फोटक, इन 5 चीज़ों पे क्या लगता है हमको? लाइसेंस लगता है। पूछ सकता है क्वेश्चन ना, मैं क्वेश्चन एकदम पेपर के हिसाब से लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये 5 चीज़ों पे लगता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ, डिटेल पढ़ाने के कारण 20 मिनट हो गया। पढ़ा तो अच्छा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। कोशिश करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 9 बजने वाला है, मेरे में 20 मिनट बचा है। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां बोलता है, क्या बोलता है जी? 7वां है आपका, अरे यार इसको हटाना। क्वेश्चन नंबर 7वां है, चालू खाता घाटा, इसी को CAD क्या है? CAD क्या है इसको समझ लीजिए और रट लीजिए, सीधी बात, सीधा रटवा रहा हूँ मैं आपको। CAD क्या है इसको कभी और पढ़ेंगे तो बताऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। अब देखो, मान लो ये भारत है, ऐसा क्यों बनाए? तो विश्व हो गया, ये आपका भारत है मान लो, है ना। भारत में जो चीज़ें विदेश भेजी जाती है, ये विदेश जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। जो विदेश से आ रहा है उसको आयात बोलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? इसका आंसर होगा कुल निर्यात, मतलब जो हम भेज रहे हैं, और कुल आयात अधिक होने पर घाटा, यही का है चालू घाटा है, चालू खाता घाटा है। कुल निर्यात, ये कुल निर्यात कर रहे हैं, और कुल आयात अधिक होने पे, कुल आयात अधिक होने पे मतलब, अच्छा ये बताइए, हम किसी चीज़ को बाहर भेजेंगे तो फ़ायदा होगा कि मंगाएंगे तो फ़ायदा होगा? इसको भारत के पर्पज़ से नहीं, अपने घर के पर्पज़ से देखते हैं। मान लो हम घर में क्या उत्पाद करते हैं, हम किसान आदमी हैं, ठीक है, क्या है? खेती करते हैं, कृषक, कृषि है। हमारे घर में क्या उत्पादन होता है? चावल, ठीक, मोटा मोटा हम चावल ले रहे हैं, चावल को क्या कर रहे हैं? उत्पाद हो रहा है, चावल उत्पाद हो रहा है। हम अगर चावल को बेच रहे हैं और चावल के बजाय हम ज़्यादा क्या मंगा रहे हैं अपने घर में? मान लो तेल मंगा रहे हैं, तो हमको इसमें फ़ायदा होगा चावल में कि तेल में फ़ायदा होगा? ये बताइए। सीधी बात है ना भाई, हम जो भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, चावल उत्पाद हो रहे हैं, हम चावल को कहाँ भेज रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं, सोसाइटी में भेज रहे हैं। तो जितना हमारा चावल उत्पाद होगा उसमें फ़ायदा होगा ना कि तेल में, क्योंकि तेल को हम खरीद रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी होता है तेल का रेट, तो इसमें हमको घाटा होगा। तो हमको कहने का मतलब, जो निर्यात कर रहे हैं वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए आयात से, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रट लेना, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था? इसमें क्या है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पे न तो आयात होता है न तो निर्यात होता है। कौन सा? उत्तर कोरिया, ठीक है। न तो निर्यात होता है न तो आयात होता है। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता, जो बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है ये पूछा है। इसके प्रस्तुतकर्ता है JB से, JB से क्या है? JB से, ये है इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी से बाहुबली याद कर लेना। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। कब? 1948, सॉरी कहाँ वहाँ पे हुआ था, कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में 1760 में। कब हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में? 1760 में। लेकिन भारत में देखा जाए तो 1948, ठीक है। औद्योगिक क्रांति पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? आपका हैदराबाद में। कहाँ है जी? आपका हैदराबाद में है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? देखो, उदारीकरण कब हुआ? 1991 में। LPG बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? LPG, क्या बोलते हैं जी? LPG। अब देखो कहानी बताता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, मनमोहन सिंह, जो भारत के PM रह चुके हैं। मनमोहन सिंह कब की दशक की बात है? 1991 में। वहाँ पे आपके PM थे PV नरसिम्हा राव। इस समय भारत में ऐसी अर्थव्यवस्था आ गई थी कि 1 रुपया नहीं था, है ना। एकदम मंदी था, बहुत ज़्यादा, भारत एकदम डूबने के कगार पे था। तो ये महाशय सोचे कि कैसे करना चाहिए, तो इसने क्या किया, भारत के जितने सोना थे ना
ऐसा स्थिति हो गया था, भारत गिरवी होने की स्थिति में था। तो इसने क्या सोचा, भारत को एक एलपीजी नीति लाई, उदारीकरण बोलते हैं, इसी उदारीकरण से भारत को उबारा है। तो ये जितना सोना था भारत में ना, उसको कहाँ दे दिया, ग्रेट ब्रिटेन में गिरवी कर दिया। गिरवी रखने के बाद क्या किया, इसको गिरवी रखने के बाद वहाँ से ब्याज में पैसा लिया और उसके बाद यहाँ पे एलपीजी नीति लाई। एलपीजी नीति के तहत जितने विदेश के जितने उद्योगपति, उसको बोला कि आप भारत में आके निवेश कीजिए, हम आपको ऐसे ऐसे छूट देते हैं। तब जाके आज स्थिति ये है और हमारे वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी की बदौलत हम अपनी 5वीं अर्थव्यवस्था में थे। एक समय में भारत 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक, तो उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना गया है, मनमोहन सिंह को माना गया। किसे माना गया, मनमोहन सिंह को। लास्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को किसको, आपके अर्थव्यवस्था को सीमितता या दुर्बलता का विज्ञान किसने परिभाषित किया गया। अर्थव्यवस्था को सीमितता या दुर्बलता का विज्ञान किसने परिभाषित किया गया, इसको याद रखेंगे, किसने, रॉबिन्स ने। किसने, रॉबिन्स ने परिभाषित किया। रट लेना, सीमितता या दुर्बलता का सिद्धांत किसने परिभाषित किया, रॉबिन्स ने किया है। ओके, तो आज लगभग हम लोग 16 एमसीक्यू की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। पहला टॉपिक ख़त्म के भारतीय अर्थव्यवस्था। कल नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। कोशिश ये करूँगा कि रविवार तक आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने का, क्योंकि हमको फटाफट करना है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस हैं। ओके, तो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अब डेली वीडियो आएगा और डेली पीडीएफ मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।